कि दुनिया में अपना भारत सरनाम तिरंगे से, आजादी का मिलता है पैगाम तिरंगे से, वतन का नाम। नवेली दुल्हन के जब स्वप्न बिखर जाते हैं, जब दहेज के दानों पे स्वर और निखर जाते हैं, किसी लाडली की इज्जत जब तार तार होती है, रक्षक भक्षक बन जाते हैं जब धरती रोती है, जब अबला को मदद के बदले दगा मिला करता है, अत्याचारी नहीं दूसरा सगा मिला करता है, और कली कली फूल बनने से पहले मुरझाया करती है, द्रवितात्मा तब शब्दों में अंगारे भरती है। द इंटरव्यू बियॉन्ड द स्ट्रगल के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उनके बारे में जिन्होंने होशंगाबाद के एक छोटे से गांव से निकलकर देश भर में पहचान बनाई, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना जानते हैं, जो संघर्षों से पार होना जानते हैं। उससे पहले हम उनके फैंस को सुनते हैं। 5 से 7 मिनट के अंदर कविताएं लिखते हैं, और श्रृंगार और जितने कविताओं के रस होते हैं, 9 रस होते हैं, हर रस में वो कविता लिखने में माहिर है। ख़ास तौर पे श्रृंगार रस वेदना से तो है ही है, लेकिन देश प्रेम उनकी बहुत बड़ी खासियत है, और मैं भारत सिंह रावत जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। समय कम। नमस्कार, मैं राघवेंद्र कुमार, और आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे देश के अद्भुत प्रतिभा के धनी, विभिन्न राज्यों में मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना जैसे राज्यों में राष्ट्रीय और अखिल भारतीय मंचों पर कविता पाठ कर चुके और दशकों का अनुभव रखते हुए राष्ट्रीय कवि आदरणीय श्री भरत सिंह रावत जी। नमस्कार। तो आदरणीय, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि आपने ये कविता की तरफ रुझान कब महसूस किया, ये कविता की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, जब मैं बचपन में 5वीं क्लास में था, तब मुझे मेरे पिताजी शिक्षक थे, और उन्होंने 15 अगस्त जब आया तो मैंने सब बच्चे मतलब पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मेरे मन में भी आया कि क्यों ना मैं भी पार्टिसिपेट करूं। तो मैंने पिताजी को अपनी जिज्ञासा बताई, तो उन्होंने बचपन में मुझे एक 15 अगस्त के ऊपर कविता लिख के दी थी। आज़ाद हो गया है प्यारा वतन हमारा, सदियों के बाद फिर से चमका नया सितारा, बरसात का समय था बादल गरज रहे थे, मारे खुशी के देखो मेंढक उछल रहे थे, वे सोचते यही थे यह पर्व है हमारा, सदियों के बाद फिर से चमका नया सितारा। तो ये बचपन में 5वीं क्लास में वो कविता मैंने पढ़ी, और वो कविता ने ऐसा जादू किया कि उसी समय से मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि इस तरह की रचना है, मुझे भी लिखना चाहिए। हालांकि बचपन में कुछ लिख नहीं पाया, लेकिन फिर भी प्रयास मेरा टूटी फूटी जो भी बन पड़े। तो मन में कविता का बीज आपके 5वीं कक्षा से अंकुरित हो गया। जी। तो स्कूल में तो खैर 5वीं कक्षा में बालक का मानसिक विकास जितना हो पाता है उतना सोच पाता है। ऐसा कभी हुआ स्कूल में ही बड़े हुए तो, या फिर कॉलेज पहुंचे तो किसी के लिए कुछ लिखा हो आपने ऐसा? देखिए, वो तो एक आप भी जानते हैं कि कॉलेज का दौर अपने आप में कुछ अलग होता है, तो उस समय पे कुछ लिखा था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉलेज में जब मैं पहली रचना मैंने लिखी तो वो श्रृंगार के ऊपर थी। हालांकि मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो उस समय पे जब लिखी तो उसके साथ में मुझे उस रचना के लिए हमारे कॉलेज से पुरस्कार किया गया। लेकिन जब कोई भी बच्चा पुरस्कृत होता है तो वो ये कोशिश करता है कि अपने अभिभावकों को तो वो खुशी दे। तो मैं उस चीज़ को लेके अपने पिताजी के सामने गया और बताया कि मैं कॉलेज में पुरस्कृत हुआ हूँ। तो उन्होंने बोला कि किस विषय में पुरस्कृत हुए? तो मैंने कहा कि मैंने कविता लिखी थी। तो उन्होंने फिर कहा कि कविता लिखते हो? तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने वो डायरी ली और उस डायरी को उसी समय पे, चूँकि श्रृंगार से रिलेटेड कविताएँ थी, तो जला दी और कहा कि पढ़ाई करो। इस तरह मेरी पहली जो रचना थी वो आज भी मेरे पास है। हाँ, ये बात सही है कि उस समय
किसी के लिए कुछ लिखा था, लेकिन अब वो भविष्य के चला गया। अभिभावकों का रुझान बच्चों के प्रति इस तरह का होता है, इसका कोई विशेष कारण? नहीं, जो अभिभावक होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दे। देखिए, मेरे उस समय मुझे ज़रूर बुरा लगा था और लगना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आज मैं जब पिता बन गया तो मुझे पता चल रहा है कि मेरी भावनाएं भी मेरे बच्चों के प्रति वैसी ही होगी। तो स्वाभाविक रूप से अभिभावक ये चाहते हैं कि बच्चा जो है और दूसरी चीज़ों को छोड़ के केवल पढ़ाई पर ध्यान दे। हमारे देश में कविता को लेकर वो माहौल नहीं है कि कोई व्यक्ति कविता पर करियर बना सके, प्रोफेशनल हो सके, शायद इसलिए ऐसा। हाँ, ये बात सही है। यदि मान लीजिए कि कविता जिस तरह से बाकी और विषयों के ऊपर हम पाठ्यक्रम में निर्धारित कर देंगे, इस तरह से एक पाठ्यक्रम कविता के ऊपर हो और उस पाठ्यक्रम के अनुसार लोग करियर बनाएं, तो निश्चित रूप से ये सोच बदल सकते हैं। तो ज़रूरत है हमारे समाज में बदलाव की और कला के प्रति जागरूकता की। तो आपने कहा कि किसी के लिए आपने भी लिखा, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को श्रृंगार यानी प्रेम के ऊपर कुछ सुनाएं ऐसा। चलिए, मुझे याद तो नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक गीत मैं आपके बीच रखता हूँ। कि प्रीत में जो समर्पण किया है प्रिय, वो कभी भी भुलाना है मुमकिन नहीं। अपना और तुमने अर्पण किया है प्रिय, अब तुम्हें आजमाना है मुमकिन नहीं। और बंद देखें कि मेरे मन ने जो की थी प्रणय साधना, तुमने स्वीकार करके सफल कर दिया। मेरे गीतों से निष्कर्ष जो पा लिया, जिंदगी के सवालों को हल कर दिया। अब मेरे संग में प्रीत के रंग में मुझसे कुछ भी छुपाना है मुमकिन नहीं। अपना और तुमने अर्पण किया है प्रिय, अब तुम्हें आजमाना है मुमकिन। बहुत शानदार, बहुत शानदार, धन्यवाद। आपकी रचनाएं बहुत कुछ कहती हैं। मेरे मन में ये जिज्ञासा उठ रही है, क्योंकि आप विभिन्न मंचों पर कविता पाठ करते हैं, दर्शकों का अनुभव रखते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप मंच पर गए हो देशभक्ति ओज पढ़ने के लिए, दर्शकों को प्रेरित करने के लिए, तो कभी ऐसा मंच पर किसी कवित्री को देखकर या दर्शकों में से किसी को देखकर आपने पंक्तियों को बदलकर श्रृंगार में तब्दील किया हो? हाँ, एक मंच पे मैं गया था, तो वहाँ पे ये बरसात का ही मौसम था और वहाँ पे अचानक, क्योंकि मैं ओज कवि हूँ, मैं मंचों पे अधिकतर ओज पढ़ता हूँ। अधिकतर क्या, ओज ही पढ़ता हूँ। किंतु एक मुझे याद आ रहा है वाक़या, भोपाल का ही वाक़या है। वहाँ पे जब मैं गया और अचानक वो क्रम ऐसा चला कि मेरे पहले जो कवि थे उन्होंने कुछ पढ़ा, उसके बाद कवित्री ने पढ़ा, और वो क्रम जो है वो बरसात के ऊपर चला गया। तब अचानक मुझे एक गीत पढ़ना पड़ा, जो जनरली मैं पढ़ता नहीं हूँ साधारणतः, लेकिन वो गीत पढ़ना पड़ा। वो गीत था कि हुआ खुशनुमा राजधानी का मौसम, और मुझे भा गया है ये पानी का मौसम। हुआ खुशनुमा, और उसमें मैंने बरसात का चित्रण किया कि गगन में घटाएं घिरी आज से, कि गोरी के मुखड़े पे जुल्फे हो जैसे, लगे हुस्न की कद्रदानी का मौसम, लगे हुस्न की कद्रदानी का मौसम, मुझे भा गया है ये पानी का मौसम। तो चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा कब लगा जब आपने ये महसूस किया हो कि इसे आप
करियर के रूप में डेवलप कर सकते हैं, या फिर इसे आप अपने एक जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें ले आ सकते हैं? देखिए, मैं जब गांव से भोपाल आया, चूँकि मैं ग्रामीण अंचल से हूँ, तो ग्रामीण अंचल में अधिकतर लोग कविताओं के बारे में जानते नहीं हैं। उन्हें केवल हास्य के ऊपर जो है वो पसंद आता है। जी। बाकी कविताओं में जो साहित्यिक शब्द होते हैं उनका भी वो अर्थ नहीं समझते हैं साधारण भाषा के लोग। तो ग्रामीण परिवेश में तो मेरा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, मैं जब भोपाल आया और भोपाल में आके चूँकि मेरे अंदर साहित्य एक उमंग ले रहता है कहीं ना कहीं साहित्य के प्रति, और मैं थोड़ा बहुत लिखा। तो 1984 में जब मेरी शादी हुई थी और मेरी जीवन संगिनी मेरे साथ आई, तो कुछ थोड़ा सा श्रृंगारिक वो लिखा। फिर उन्होंने प्रेरित किया मुझे, मतलब मेरी अगर मैं प्रेरणा कहूँ तो मेरी धर्मपत्नी थी, उन्हें बड़ी रुचि थी। और वो जब मैंने कुछ लिखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लिख सकते हैं, और वो प्रेरित करते रहे। तो शुरुआत वहाँ से मेरे मतलब लिखने की हुई। लेकिन फिर जब भोपाल में आया और भोपाल में कुछ लोगों से जुड़ा तो फिर मेरी रुचि और ज़्यादा बढ़ गई, और फिर मेरे को लगा कि नहीं, इसको मैं अपने जीवन का एक हिस्सा बनाता हूँ और साहित्य के लिए ही मैं अब आगे जीऊँगा। तो वहाँ से मैं तो ऐसे शुरुआत की। तो करियर की शुरुआत तो आपने कर ली, इसके बाद आपके रास्ते में रुकावटें क्या क्या आई, परेशानियाँ क्या क्या आई, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, ऐसा है कि साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ी विडंबना है कि सहयोग का अभाव होता है। जी। सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ी विसंगति इसको मैं कहूँगा कि लोगों को ऐसा लगता है कि यदि ये आगे बढ़ जाएगा तो मेरी रास्ता में रुकावट बन जाएगी। तो यही विडंबना मेरे साथ भी थी। आरंभिक दौर में जो मैंने रचनाएं लिखी, जी। कुछ साहित्यकारों को बताई तो उनका यही कथन था कि रचनाएं बहुत अच्छी हैं और तुम आगे जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, जी। और हम आपको मौका देंगे। लेकिन उसके बाद में वो मौका मेरे को आज तक नहीं मिला। ये विडंबना है इस देश की कि लोग आगे नहीं बढ़ते देखना चाहते। तो ये चीज़ जो है, मैं 1984 में मैंने शुरुआत की थी, जी। किंतु मेरे को 1995-96 तक न तो कोई मंच मिला और ना ही कोई साथी मिला। मतलब इतने दिन जो है केवल और केवल मेरे जीवन साथी ने मुझे साथ दिया, और बाकी बीच में ऐसा लगने लगा था कि शायद लेखन में भविष्य नहीं है। किंतु फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़े। तो कुल मिला के यह है कि जिंदगी में ये एक रचनाकार के लिए बड़ी विडंबना होती है कि सहयोग नहीं मिलता, और उस दौर से मैं भी गुजरा हूँ। कुछ कभी आपको आर्थिक परेशानी भी आती है, कभी देखिए, साहित्य से पेट भरता है ये बिल्कुल सोचना गलत है। साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रुचि को व्यक्त करता है, और निश्चित रूप से आप साहित्य को मतलब एक उपार्जन का साधन माने तो वो एक विडंबना है, और लोग उसमें आपको सहयोग नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई यदि यह अगर बढ़ जाएगा तो मेरे को दिक्कत है। ये इस दौर से हर साहित्यकार को जाना, समाज हर नए आने वाले के मार्ग में रुकावट होता है। ये हमारे समाज का सत्य है कि नवयुवकों को उतना संसाधन कहें या रास्ते कहें नहीं मिल पाते हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। देश बदलेगा, हम बदलेंगे, देश बदलेगा, सोच बदलेगी, तो शायद हमारे आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा मौके मिल सकेंगे, उनके पास ज़्यादा रास्ते होंगे, जिससे नई संभावनाओं का जन्म हो सकता है। तो आप उस दौर के बारे में मुझे बताइए, जब आपने सारी कठिनाइयों को पार किया, आपको लगातार 3 साल मध्य प्रदेश शासन से पुरस्कार मिलते रहे, वो दौर जब आपको साल दर साल पुरस्कार मिलते रहे, आपको लोगों ने पहचानना शुरू किया, लोग आपको सुनना चाहते थे, उस दौर के बारे में मुझे बताइए। देखिए, मैं जब एक संस्थान में कार्यरत हूँ, ये आपको पता है
तो उस संस्थान में जो प्रतियोगिताएं होती थी, जी चाहे सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस से संबंधित हो, जी तो उनमें मैंने भाग लेना शुरू किया। और भाग लेने के साथ में स्थिति यह हो गई थी कि करीब 7-8 प्रतियोगिताएं एक अवसर के लिए होती जी थी। जी उनमें से लगभग 4 से 5 पुरस्कार पे भरत सिंह रावत नाम लिखा हुआ था। ये तो बहुत शानदार है। तो जब ये चीज़ आई तो उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, श्रम कल्याण मंडल के द्वारा जी एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी 1997 में। तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही हुआ करते थे। जी तो उस प्रतियोगिता के लिए जब मुझे पता चला तो मैंने उसमें भाग लिया। हाँ और भाग लिया तो ईश्वर की अनुकंपा थी या माँ शारदे की कृपा कि उसमें मुझे श्रमिक साहित्य विशारद की उपाधि से भिलाई स्टील प्लांट, आपने नाम सुना होगा, जी तो वहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट में मुझे पुरस्कृत किया गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद में वहाँ पर श्रम कल्याण मंडल के जो पदाधिकारी थे जी उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की और कहा कि आप निरंतर लिखते रहें। जी तो फिर मैंने, क्योंकि वो पुरस्कार ऐसा था कि उसके लिए प्राप्त करने के बाद में एक गौरवान्वित होने की स्थिति थी, जाहिर है। तो उसके बाद में फिर मैंने निरंतर लिखना चालू किया। फिर 1998 में फिर से जी श्रमिक कल्याण मंडल मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम है, तो उसके द्वारा मुझे फिर से पुरस्कृत किया गया। और फिर 1999 में, मतलब लगातार 3 साल क्या मैंने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वो पुरस्कार ग्रहण किया। और उसके बाद में फिर एक ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब किसी अच्छा, उस बीच में कुछ साहित्यकार बंधुओं से भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने वादा किया था कि निश्चित रूप से हम आपको मंच उपलब्ध कराएंगे, लेकिन फिर मंच नहीं मिला। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा कि संघर्ष जारी रखूँगा और मेरा प्रण है कि मैं एक न एक दिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं नाम स्थापित करूँगा। और बस आज आपके सामने परिणाम है। तो आपको मंचों पर जगह कब मिलना शुरू हुई? मंचों पे जगह मेरे को जब पुरस्कृत हुआ तो अचानक सबसे पहले नरसिंहगढ़ ब्यावरा, वहाँ पर मेरे एक मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करो, एक कवि सम्मेलन है उसमें चलो। तो मेरी जिंदगी का पहला कवि सम्मेलन था जो मंच पे, हालांकि मैं अपने संस्थान में जरूर पढ़ता। जरा उस दौर के बारे में बताइए, जब आपको मंच मिलने लगा, जब लोग आपको सुनना चाह रहे थे, उस दौर की कोई चर्चित कविता हो तो वो आप। देखिए, मैं जब पहली बार नरसिंहगढ़ में मैंने मंच पढ़ा जी, तो उस समय मेरी रचना को काफ़ी प्रशंसा मिली और काफ़ी सराहा गया। जी, और उस मंच पे मैं नवोदित कवि के रूप में था। लेकिन जो पहचान मिली वो ऐसी मिली कि उसके बाद में मुझे दिल्ली आमंत्रित किया गया और जंतर मंतर पे मैंने काव्य पाठ किया। जंतर मंतर जी, पहली रचना पाठ के बाद। हाँ, उसके बाद में मैं जंतर मंतर गया और जंतर मंतर पे जब मैं गया तो फिर मुझे लखनऊ बुलाया गया। लखनऊ में हरदोई एक जगह है जी, और हरदोई में जब बुलाया गया तो उस समय पे एक समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता थे, चूँकि कविता में या इस तरह के नाम नहीं लिया जाता है, जी, तो उन्होंने लोकसभा के चुनाव में हाँ, कुछ प्रश्न उठाए थे जी, हिंदू मुस्लिम को लेकर। हाँ, और प्रश्न थे कि कारगिल युद्ध मुसलमानों की वजह से जीते, हाँ, कारगिल युद्ध में मुसलमानों का योगदान है, हिंदुओं का कोई आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं। तो वहाँ पे जब मैं गया तो उस समय पे मेरे मन में सवाल आए थे कि इनको उत्तर देना चाहिए और लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश की धरती से नहीं। तो वहाँ पे एक उन्मुख संस्था है उत्तर प्रदेश में, जी, उसने मुझे आमंत्रित किया था हाँ, और वहाँ पे 81 रचनाकार की एक प्रतियोगिता थी। लखनऊ जब मैं पहुँचा तो मेरे मन में यह था कि
जो इन नेताजी ने सवाल उठाए वास्तविकता से परे हैं, तो वास्तविकता से लोगों को अवगत कराना जरूरी है। जी तो वहाँ पर मैं एक गीत लिख के लेके गया था, उसकी पंक्तियाँ मैं रखता हूँ कि दुनिया में अपना भारत सरनाम तिरंगे से, आज़ादी का मिलता है पैगाम तिरंगे से, वतन का नाम तिरंगे से। पहला सवाल था कि कारगिल युद्ध मुसलमानों की वजह से, तब मैंने उसका उत्तर लिखा कि कारगिल का जब युद्ध हुआ तो केवल सेना जीती थी, न हिंदू जीता न मुसलमान। सही। और भारत माँ की सीमाओं से हर एक कौम को प्रीति थी, हर एक कौम को प्रीति थी। अरे मत जोड़ो हिंदू मुस्लिम का नाम तिरंगे से, आज़ादी का मिलता है पैगाम तिरंगे से, वतन का नाम तिरंगे से। और एक और सवाल था कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, तब मैंने पंक्तियां लिखी कि भेदभाव यदि हम करते तो, विभाजन के बाद की बात, भेदभाव यदि हम करते तो क्या तुम रह सकते थे, और 3 राष्ट्रपति सर्वोत्तम पद पर क्या सह सकते थे। अरे जीते जाकिर, नाम गिनाता हूँ, जीते जाकिर फखरुद्दीन कलाम तिरंगे से, आज़ादी का मिलता है पैगाम तिरंगे से, वतन का नाम तिरंगे से। और आप भरोसा नहीं करेंगे, 81 रचनाकारों में इस रचनाकार को, इस रचना को सर्वश्रेष्ठ रचना का जो पुरस्कार उन्होंने दिया था, उन्मुख संस्था का आभारी हूँ मैं। और 81 रचनाकारों में वो रचना। और तारीफ की बात तो यह है कि मैंने सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार के विरुद्ध कविता पढ़ने पर मुझे मालाओं से लाद दिया जाएगा, लेकिन रचना इतना उत्कृष्ट है कि उसे उपहार तो मिलना ही चाहिए। जी। तो अब मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को कुछ और ऐसे देश प्रेम पर कुछ कविता आप। देखिए, पहले तो इस वीडियो को युवा देखेंगे जी। युवाओं में एक भावना बनी हुई है कि प्रेम का अर्थ क्या है जी। प्रेम को युवा जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, वैलेंटाइन डे वगैरह सब। हाँ, मैं कहता हूँ कि प्रेम का अलग रूप है। और वो प्रेम आपके बीच में रखता हूँ पहले कि प्रेम ही सत्य है एक संसार में जी। हमने देखा नहीं बिकते बाजार में, और प्रेम की है नहीं पाठशाला कोई, ये महकता है हम सब के व्यवहार में प्रेम। और प्रेम के उदाहरण रखता हूँ। प्रेम में कृष्ण की वो दीवानी हुई, बन गई कृष्ण की वो प्रथम साधिका। 16,108 पटरानी कृष्ण की कही जाती हैं, लेकिन रानियों में नहीं नाम आया, मगर रुक्मणी से बड़ी हो गई राधिका। राधा रूठी तो कान्हा मनाते रहे, प्रेम धारा बहाते थे मनोहार में, प्रेम ही सत्य है। और एक और प्रेम का रूप देखें। प्रेम सबरी ने श्री राम से था किया, राम ने झूठे बेरों को भी खा लिया। प्रेम ये हो। और जब जनकपुर की महिलाओं ने राम को बन के देखा, जब जनकपुर की महिलाओं ने राम को प्रेम से देखा, बन कृष्ण अपना लिया। ये कहानी नहीं
वास्तविकता है ये जो महकती है रामायण के सार में प्रेमी। और एक युवा पीढ़ी को अंतिम बंद में एक संदेश देना चाहता हूँ कि दूर रहना है अगर जग के संताप से, तो नेहर हरदम करो अपने माँ बाप से। धरती पे है ये भगवान के रूप दो, खुद से बढ़कर करें प्रेम जो आपसे। इनको राबत कभी भी भुलाना नहीं, साथ देते यही जीत में हार में प्रेम ही सब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये युवाओं के लिए था। और चूंकि मैं उस पंक्ति की रचना रखना चाहता हूँ जिस पंक्ति ने भरत सिंह रावत को भरत सिंह रावत बनाया। आज जितने भी मैं लगभग 9 राज्यों में कविता पाठ कर चुका हूँ और जितने भी राज्यों में गया हूँ उन सब जगह पर लोग जो मुझे जानते हैं वो इस रचना की फरमाइश करते हैं। अक्सर उसकी चंद पंक्तियाँ रखता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आज के परिवेश में बात करता होता तो क्या कहता कि मैं कपड़े का छोटा टुकड़ा किस्मत पर इतराता हूँ। मैं हूँ मौन मगर मैं अपने मन के भाव बताता हूँ। मन के भाव देख लें तिरंगे के कि हिंदू की पहचान हूँ मैं, मुस्लिम की भी पहचान हूँ, और जितने मजहब भारत में हैं मैं सबका हूँ। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे के जैसा पावन हूँ। बालक वृद्ध युवा नर नारी सबको ही मन भावन हूँ। अरे आंचल के नीचे मेरे बहती यमुना और गंगा है। हिंदुस्तान की आन बान हूँ, मेरा नाम तिरंगा है, मेरा नाम तिरंगा है। और मुझको तो सम्मान मिला है मेरे तीनों रंगों से, किंतु बहुत पीड़ा झेली है मैंने कौमी दंगों से। हर मजहब और हर जाति का इंसान मुझको प्यारा है। कोई भी भाषा भाषी हो मेरी आँख का तारा है। और रामायण भी मेरी ही है और कुरान भी मेरा है। मेरा ही अल्लाह खुदा है और भगवान भी मेरा है। मुझको धनवाला भी प्यारा, प्यारा भूखा नंगा है। हिंदुस्तान की आन बान हूँ, मेरा नाम तिरंगा है। ये रचना मेरे जहाँ भी मैं गया हूँ और जितने मेरे जानने वाले, जितने मेरे चाहने वाले, वो सब इस रचना के लिए मुझे बार बार प्रेरित करते हैं कि वो रचना पढ़ती थी। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तेलंगाना जैसे अहिंदी भाषी राज्य में जब मैं गया था तो एक कवि के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, इसलिए कि मुझे लगभग 3 घंटे तक रचना पाठ करना पड़ा। 3 घंटे तक। और इस रचना को जब मैंने पढ़ा था तो आपको मैं बताना चाहता हूँ उस ऑडिटोरियम में जितने भी लोग मौजूद, चूँकि बारिश का समय था तो उस ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम हुआ था। उस ऑडिटोरियम में जितने भी लोग मौजूद थे, जब मैंने ये रचना पढ़ी थी तो सारे खड़े होकर और भारत माता की जय और वंदे मातरम की नारे लगाए। क्या बात। एक कलाकार के लिए इससे बड़ा और पुरस्कार क्या होता है? बिल्कुल सही बात है। इससे बड़ा और कोई पारिश्रमिक हो नहीं सकता। जब कई मंचों पे इस रचना के को पढ़ने के बाद में कई मंचों पे ये हुआ है कि लोगों ने खड़े होकर और भारत माता की जय। गुजरात में दाहोद में कार्यक्रम था, वहाँ पर ये स्थिति निर्मित हुई थी, है ना। उसके बाद में आपके कोटा में जी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। और जब सम्मान मिलता है तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा पारितोषिक, सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो दिल से तो मेरे भी आवाज़ निकल रही है, किलकारियाँ मार रहा है कि वंस मोर हो जाए, पर क्योंकि हम ऑन कैमरा हैं तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जी। तो मुझे याद है पिछली मुलाकात में आपने चर्चा की थी, राजस्थान का कोई वाकया था, किसी सैनिक को लेकर आपने कोई जी कविता पाठ की थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोटा की बात है वो जी। तो कोटा में जब मैं गया था, नगर निगम का कार्यक्रम था वो जी, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया था। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे जो गाड़ी लेने आई थी वो गाड़ी निकल के जा रही थी जहाँ हम ठहरे हुए थे, उस होटल के लिए लेके जा रहे थे। तो अचानक मेरी निगाह एक पार्क के ऊपर पड़ गई। जी। उस पार्क में लिखा था
कारगिल के प्रथम शहीद कैप्टन अजय आहूजा को समर्पित पाए जी। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठा कि कारगिल युद्ध भारत सरकार ने 23 मई 1999 को घोषित किया जी। और घुसपैठ 3 मई 1999 को हो गई थी, हाँ। जिसकी सबसे पहले जानकारी एक चरवाहे को लगी थी और उस चरवाहे ने जो जानकारी थी वो सौरभ कालिया को दी थी। सौरभ कालिया ने भारत सरकार को जानकारी दी थी। आर्मी ऑफिसर सौरभ। जी जी जी, कैप्टन सौरभ कालिया की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। और उन्होंने भारत सरकार को जानकारी देने के साथ में ही तुरंत जी सीमा की ओर प्रस्थान कर दिया था। मोर्चा संभाला। जी, तो उनकी जो पार्थिव देह है हाँ। वो 15 मई 1999 को हमें मिल चुकी थी, जबकि भारत सरकार ने 23 मई 1999 को युद्ध घोषित किया था। उस समय जो प्रथम शहादत थी वो कैप्टन अजय आहूजा जी की हुई थी। तो वहां पर बैठ कर के मैंने एक 3 मिनट की रचना लिखी थी, वो रचना आपके सम्मुख रखता हूँ कि माँ भारती के भाल पर चंदन लगा गया, रक्षा वतन की करने जीवन लगा गया, साहस अदम में उसका सौरभ था जिसका नाम, उस वीर कैप्टन को सत सत मेरा प्रणाम। कारगिल बचाने जब जानकारी मिली तो कारगिल बचाने हो अधीर चल दिए, रक्षा वतन की करने रणवीर चल दिए, न गोलियों की फिक्र थी न मौत का था डर, देश के मतवाले चले जीतने समर, और माँ भारती के लाल गोली दाग रहे थे और पाक फौजी खेत छोड़ भाग रहे थे। कप्तान कालिया थे निर्भीक और निडर, पर खा गए वे धोखा मंजिल पे पहुंचकर, और 15 मई 99 को हो गया अंधेर, कुत्तों ने पहली बार एक घेर लिया चल, कईयों ने मिलके एक साथ वार कर दिए, हथियार छीन करके बेहथियार कर दिए, फौलादी जिस्म थे वो सभी बार सह गए, और हंसते हंसते सारे अत्याचार सह गए। तब जिनेवा समझौते की याद न आई। जिनेवा समझौता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत अगर किसी देश के सैनिक को बंदी बना लिया जाता है तो उसका वध नहीं किया जाता है। लेकिन तब क्या हुआ, तब जिनेवा समझौते की याद न आई, कुत्तों ने मिलकर एक साथ शक्ति लगाई, सौरभ के लिए पाक फौज बन गई थी काल, कई अंग काट डाले और आंखें भी निकाल, आखिर शहीद हो गया वो शेरनी का लाल, लेकिन वो खड़े कर रहा है आज कई सवाल, और वो चुपते हुए सवाल रखता हूँ कि क्या जो हुआ वो कोई अत्याचार नहीं है? अरे क्या फौजियों का कोई परिवार नहीं है? क्या पाक फौजियों का कृत्य वतनियत नहीं? अरे सरहद पे मरने वालों की क्या अहमियत नहीं? और इतने बरस के बाद भी सरकार मौन क्यों? अगली पंक्तियां मैंने लिखनी नहीं चाहिए लेकिन कलम नहीं रुकी। इतने बरस के बाद भी सरकार मौन क्यों? सरहद की रक्षा करने आज जाए कौन क्यों? और क्या अब भी हमारे देश के नेता जब जाकर पाकिस्तान में गले मिलते हैं तब कहता हूँ कि क्या अब भी मोहब्बत की उनसे आस करोगे? उन दोगलों पे कब तक विश्वास करोगे? उन दोगलों पे कब तक विश्वास? जब ये रचना मैंने वहाँ पर पढ़ी तो मुझे मालाओं से लाद दिया गया था। और उसके बाद में एक छोटा सा बच्चा आया, बोले अंकल जी आपको एक अंकल बुला रहे हैं पीछे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने नमस्कार किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं आदरणीय, क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। बोले जिस कैप्टन सौरभ कालिया की आप बात कर रहे हैं मैं उसका बाप हूँ। और एक छोटी सी माला तुलसी की उन्होंने दी थी जो आज भी मेरे घर में रखी है। तो उससे बड़ा पारिश्रमिक मैं समझता हूँ कि मेरे को नहीं मिला। तो इस तरह की बाकियाँ हो जाती हैं। इसी तरह से जब मैं बैतूल पहुँचा, बैतूल में एक शहीद हुए हैं दीपक यादव जी, उनकी माता जी सामने बैठी हैं। आप विश्वास कर सकते हैं कि जिनके पति फौज में, उन्होंने शहादत दी, जिनका इकलौता बेटा फौज में, उसने शहादत दी, और उसकी शहादत पे उनके दामाद हैं अनिल यादव उनका नाम है। प्रतिवर्ष वो एक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो कवि सम्मेलन होता है उसमें मैं जब गया था तब तक किसी ने भी दीपक यादव के ऊपर कविता नहीं पढ़ी थी। फिर मुझे जब आमंत्रित किया गया तो मैं दीपक यादव के ऊपर कविता बना के ले गया था। वो उनकी माँ के सामने जब पढ़ा
तो आप विश्वास करेंगे कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे सबकी आंखें नम हो गई थी और वहाँ उनकी माँ का आशीर्वाद। ये दो चीज़ें मेरे साथ में ऐसी हुई हैं कि जिनसे हृदय गदगद हो जाता है। जब शहीद के माता पिता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं समझता हूँ कि मेरी लेखनी धन्य है। ये विडंबना है कि लोग राजनीतिक में पड़ जाते हैं, लोग आपसी विश्वास में चले जाते हैं, आपसी मतलब में चले जाते हैं और देश के शहीदों को, वीर जवानों को, जिन्होंने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान किया, उन्हें भुला देते हैं। हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हमें सुरक्षा का एहसास होता है, जो हमारी सुरक्षा के लिए अपने परिवार, अपने गांव, अपने माता पिता को छोड़कर देश की सरहदों पर जाकर हमारी सुरक्षा कर दे। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप ऐसे लोगों का सम्मान करें, वो चाहे छोटे पद का व्यक्ति हो या बड़े पद का व्यक्ति हो। राष्ट्र प्रेम पर बलिदान सर्वोत्तम होता है और वो हमेशा सबसे ऊपर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग कविता पाठ आगे यूँ जारी रहेगा। मैं इस पर आना चाहता हूँ कि आप जो पहले थे, फिर आप साहित्य से जुड़े और विभिन्न कठिनाइयों को आपने पार किया, अलग अलग रुकावटों से आप बाहर निकले, आपका विश्वास टूटा होगा, फिर आपने जोड़ा होगा। आपने बताया आपकी श्रीमती जी ने काफ़ी आपकी सहायता की, आपका मनोबल बढ़ाने में बहुत योगदान रहा उनका। तो आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आया, जो आप पहले थे और अब जो हो गए, इसमें साहित्य का कितना योगदान रहा, इन कविताओं का कितना योगदान रहा? देखिए राघवेंद्र जी, मैं क्या, हर इंसान जिंदगी में कर्म करता है जी, और उसके कर्म स्थल के ऊपर, उसके कार्य क्षेत्र के ऊपर उसको एक पहचान मिलती है जी। वो पहचान एक सीमित दायरे में होती है। हाँ। मेरी भी वो पहचान थी और है, किंतु जब मुझे अखिल भारतीय मंचों से आमंत्रण प्राप्त हुआ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के रचनाकार जैसे आदरणीय जलाल माकस जी हैं, रियोम पवार जी हैं जी, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, उन सबका स्नेह मिला जी, तब ये महसूस हुआ कि भरत सिंह रावत मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते हुए और आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग 250 से 350 अखिल भारतीय मंच पढ़ चुका। तो वो इतने वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उन सबके बीच में एक छवि बनी। आज लोग रास्ता चलते हुए मिलते हैं और अचानक मैं एक बार बस में जा रहा था, एक महिला सामने बैठी थी और मैं हम दोनों पति पत्नी थे साथ में जी। तो वो महिला सामने बैठी थी, उन्होंने एक निगाह देखा, उसके बाद में फिर वो उनके साथ में उनके पति देव थे, उनसे चर्चा की, फिर थोड़ी देर बाद फिर देखा तो मेरी श्रीमती जी ने मुझसे कहा ये बार बार क्यों देखे, मुझे क्या मालूम। फिर इतने में उन्होंने, उनके पति देव ने बोला आप भरत सिंह रावत हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो उसके बाद में उनकी श्रीमती मुझसे चर्चा करने लगी और तब मेरी श्रीमती जी को भी बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुश हुई वो कि हाँ एक कवि के रूप में चलती बस में। तो इस तरह से वाक़या होते हैं, कई लोग मिलते हैं रास्ते में और जिनको मैं नहीं जानता हूँ लेकिन लोग मुझे जानते हैं, तब लगता है कि नहीं मैंने एक कुछ अलग हासिल किया। आपका काम पूरे देश में आपकी पहचान बनाता है, समाज में आपका एक वर्चस्व स्थापित करता है। आपका शक्ति कितनी है ये सिर्फ आपके काम से पता चलता है। व्यक्ति में जो कुछ भी हो वो उसके काम के प्रति होना ज़्यादा उचित होगा। तो मैंने आपके बारे में जानकारी जुटाई। आप पिछले 2.5 साल से, लगभग 2.5-3 सालों से प्रतिलिपि पर भी हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं, एक्टिव हैं आप। मैंने देखा आप प्रतिलिपि पर पिछले 2.5 सालों से नंबर 1 बने हुए हैं, टॉप पर बने हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिलिपि अगर आप चलाते हैं, उस पर आप कविता लिखते हैं या कविता पढ़ते हैं, प्रतिलिपि परिवार का अगर आप हिस्सा हैं, तो वहाँ पर रैंकिंग श्रेणी में जो आप नंबर 1 पर
कवि श्री भरत सिंह रावत जी को देखते, जो नाम वहाँ दिखता है वो आज हमारे बीच में है, और हम इनसे जानेंगे कि ये 2.5 साल से लगातार फर्स्ट रैंक बनाए रखना ये कैसे संभव हो पाया और क्या कठिनाइयाँ रही। देखिए सर, ऐसा है, क्षमा चाहता हूँ, ऐसा है कि जब मैंने प्रतिलिपि ज्वाइन किया तो मुझे रेटिंग सिस्टम ही समझ में नहीं आता था। तो वहाँ पर गुजरात से गुजरात से एक महिला हैं जिन्होंने मुझे प्रतिलिपि पे जोड़ा था जी। तो उनसे मैंने मार्गदर्शन लिया कि इसमें कविताएं कैसे गाते हैं, क्या, उन्होंने सब पूरी मेरी सहायता की। और उसके बाद में जब मैंने लिखना शुरू किया जी, तो 15-20 दिन तो मुझे कोई पहचान नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद में फिर लोगों ने पढ़ा और पढ़ने के बाद में फिर रैंकिंग मुझे मिली। तो मैं फिर ये करता था, 8 घंटे में अपने कर्तव्य को देता था, क्योंकि कर्तव्य के बिना उधर पूर्ति नहीं होती। सत्य है। 8 घंटे के बाद में मेरे पास 16 घंटे बचते थे, 2 घंटे आने जाने के निकाल दे तो 14 घंटे बचते थे। उन 14 घंटों में से मैं 5 से 6 घंटे अपने आप को देता था विश्राम के। बाकी का जो समय बचता था उसमें मैं लेखन कार्य करता था और वो उठा के मैं प्रतिलिपि पे पोस्ट करता था। और वहाँ पर मैं प्रतिदिन लगभग 8 से 10 रचनाएं पोस्ट करता था। और आप यदि प्रतिलिपि पे जो भी व्यक्ति हैं वो अगर देखेंगे तो लगभग 7000 प्लस रचनाएं मेरी प्रतिलिपि पे आज उपस्थित। और लोगों का स्नेह मिला, ईश्वर की अनुकंपा थी, मां शारदे की कृपा थी कि जो क्रम में मुझे जो एक नंबर हासिल हुआ वो नंबर निरंतर जारी रहा। हाँ, दिसंबर 2021 में मेरे साथ में ट्रेजरी हुई, मेरी श्रीमती जी का स्वर्गवास हो गया। तो उस बीच में मैं 15 से 20 दिन के लिए कोई भी रचना न तो पोस्ट कर पाए। फिर उसके बाद में मेरे पास फोन आने लगे कि ऐसा क्या हो गया कि आपने अचानक प्रतिलिपि पे लिखना बंद कर दिया। जिन लोगों को जानकारी नहीं थी, फिर उसके बाद में मैंने बताया कि मेरे साथ इंसिडेंट हो गया। तो तब भी लोगों ने कहा कि देखिए जो हो गया है वो तो हो गया है, किंतु अब आपको अपने आप को उबारने के लिए यदि कोई सहारा बन सकता है तो वो साहित्य बन सकता है। और फिर उसके बाद में मैंने लिखना चालू किया और निरंतरता बनी। तो कुल मिला के मैं ये कहता हूँ कि जीवन साथी के बाद में अब इस समय जो साथी है वो साहित्य ने आपका पूरा साथ दिया जी। तो प्रतिलिपि पर 2.5 साल एक लंबा टाइम, और आप लगातार नंबर 1 बने हुए। फेसबुक, व्हाट्सएप, विभिन्न सोशल मीडिया से लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जुड़े हुए हैं। मैंने सुना है कुछ लोग अमेरिका से भी आपसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले तंजानिया से ममता जी हैं जी, तो उन्होंने एक आयोजन किया था जिसमें पूरे हिंदुस्तान को भारत को जाने करके एक बनाया था। तो उसमें पूरे भारत से लगभग 250 लोग जी थे, जिनको अलग अलग राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों, चाहे वो संस्कृति से रिलेटेड हो, चाहे उसके भूभाग से रिलेटेड हो, चाहे वहाँ का कल्चर जो भी है, तो उस चीज़ के ऊपर कविता और चौपाइयाँ और दोहा लिखना था। उसमें मुझे जो दायित्व सौंपा गया था वो दमनदीप का दायित्व सौंपा गया था जी। और तंजानिया से वो मेरी रचनाएं जो मतलब चौपाई और दोहे उनका प्रसारण हुआ। और उसके लिए बाकायदा अगर आप चाहेंगे तो वो एक वीडियो है अच्छा, जो कि मेरे द्वारा लिखी गई चौपाइयाँ हैं और उसको बाकायदा पूरा गीत के माध्यम से गाया हुआ है। वो वीडियो भी मैं आपको मतलब ये भारत को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने के लिए किया गया है। हाँ, पूरे भारत का, पूरे उसमें पूरे भारत के अलग अलग विभिन्न मतलब पूरे राज्यों का
पूरे राज्यों का उसमें जिक्र है, पूरे राज्यों के अलग अलग वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ की संस्कृति, सबके बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। सबके बारे में विस्तार से उस पर जो है रचना की गई है और जी। उसे रखा गया है। और वो जो भारत का एक मतलब उसके लिए अभी अवार्ड भी मिला हुआ है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अच्छा, वो पुस्तक जाने वाली है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जी वो रिटर्न उसका स्क्रिप्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने वाला है, जी। वहाँ दर्ज होगा। उसमें आपका जो है हाँ, उसमें जितने भी रचनाकार हैं सभी का नाम रहेगा, उसमें एक मैं भी एक अंग हूँ। आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। ऐसे में ये मेरी जानने की इच्छा है कि आपके, जैसे आपने शुरू में बताया, आपके पेरेंट्स उतना ज़्यादा सजग नहीं थे इन चीज़ों के, आपके बच्चों में ऐसी कोई रुचि देखी आपने? कभी उन्हें आपने प्रोत्साहित किया हो या उन्होंने आकर इंटरेस्ट जताया हो कि हमें भी इस बारे में कुछ ऐसा विशेष कुछ ऐसा आप करना चाहें? देखिए मेरे 2 बेटे हैं और मुझे साहित्य में आगे बढ़ाने जी, दोनों का योगदान है। वो बार बार, बड़ा बेटा है वो लेखन नहीं करता है, हाँ, लेकिन मेरी रचनाओं को पढ़ना, मेरी रचनाओं पे कमेंट्स करना वो तो जरूरी है। साथ में कहीं कार्यक्रम है जी, तो पूरी तैयारी बेटा और बहू दोनों करते हैं। अब छोटा बेटा जो है वो चूँकि उसका बैंड भी है, गिटारिस्ट है, उसके साथ साथ उसने कविताओं में रुचि भी ली है। हाँ, उसकी एक कविता का वीडियो पिता क्या है, अच्छा, तो उसने पिता के ऊपर रचना लिखी है। उसके बाद में कोरोना काल में एक इंदौर का वाकया था, हाँ, वहाँ पर एक डॉक्टर की माँ खत्म हो गई थी, लेकिन वो डॉक्टर उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया था, कोरोना के लोगों की सेवा में लगा रहा था। एक उसके ऊपर उसने वीडियो बनाया हुआ है। एक नर्स का जो बच्चा था वो रोता था कि मैं माँ के पास जाऊँगा, और लेकिन तो माँ के दूर से माँ को दिखा दिया था, उसके ऊपर उसने एक वीडियो बनाया हुआ है। एक भोपाल के युवाओं को जब लॉकडाउन हो गया था तो भोपाल के युवाओं ने क्या क्या मिस किया उस लॉकडाउन के पीरियड में जी, उसके ऊपर उसने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप भोपाल का पूरा क्या क्या मतलब युवाओं की पसंद है जी, वो सब चीज़ों को उसने मतलब उसमें चित्रण किया। तो वो उसकी रुचि है साहित्य में और निश्चित रूप से वो अभी आगे जाएगा, ऐसी संभावना है मुझे लग रही है। हमारी शुभकामनाएं हैं वो बेहतर करें और आप ही की तरह वो देश भर में नाम कमाएं, अपनी पहचान बनाएं। कई काव्य प्रतियोगिताओं में आप निर्णायक मंडल में होते हैं, आप अपने निवास स्थान से भी आने वाली पीढ़ी को, नए बच्चों को मार्गदर्शन देते रहते हैं और सोशल मीडिया के भी जरिए आपसे लोग जुड़े हुए थे। न केवल अपने देश में, अंतर्राष्ट्रीय लोग भी आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हमारे जरिए नए बच्चों को जो लिखना चाहते हैं या लिखते हैं, उनमें आप कुछ ऐसा विशेष उन्हें बताना चाहेंगे जिससे वो अपने लेखन क्रिया में, अपनी लेखनी में ज़्यादा सुधार कर सके, कुछ ज़्यादा बेहतर लिख सके, ऐसा कुछ आप साझा करें? हमारे लिए जिंदगी में आगे बढ़ने में मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान की आधी आबादी कवि और कवित्री, यानी कि जरा सी तुक मिलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को कवि कवित्री मानने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। साहित्य में आपको साहित्य का जो मापनी है साहित्य की, उसके ऊपर चलना आवश्यक है और मापनी पे चलने के बाद ही आपकी पारंगतता दिखती है जी। तो युवा वर्ग के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, जीवन में संघर्ष, अगर आप साहित्य के क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ। और मैं अपना खुद का उदाहरण बता रहा हूँ कि मैंने, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि 1984 से मैंने लिखना शुरू किया और मुझको मंजिल जाके कहाँ मिली, 2007 में मैंने पहला मंच पढ़ा, इतने साल के बाद। तो हिम्मत नहीं हारनी है, आप कोशिश करें, निरंतर पढ़ें। सबसे पहला जरूरी है, लेखक वह बन सकता है जो अच्छा पाठक है जी। तो आप पढ़ें, सीखें, किसी से मार्गदर्शन लें,
तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और यह है कि मापनी के अनुसार जब आप पढ़ेंगे और आपका गला अच्छा होगा तो निश्चित रूप से पहचान मिलेगी, क्योंकि कोई विष्णु सक्सेना, कोई हरिओम पवार, सही, या जितने भी रचनाकारों की मैं बात करूं जी, तो कोई मार के पेट में से सीख के नहीं आते, सभी इसी धरती पे सीखते हैं। और कहीं किसी ने लिखा है कि करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रसरी यावत जात पे सिल पर परत निशान। तो जो संघर्ष है उसको जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता कदम चूमेगी। हाँ, यह है कि मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत से जो घबराता है वो मंजिल नहीं पाता है। मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से ये सत्य है, मेहनत करनी होगी और अभ्यास करते करते सभी चीज़ों में सुधार होता है। लिखने में भी सुधार होगा। अगर आप लिखते हैं तो आप अभ्यास करते रहिए और किसी से मार्गदर्शन लेते रहिए। मार्गदर्शन लेने से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कम हो रहे हैं या फिर कहाँ आपकी भावनाएं ज़्यादा बहती जा रही। तो इन सब चीज़ों के लिए मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। और उससे भी ऊपर है कि आपका विश्वास बना रहे, तो अपना विश्वास बनाए रखते हुए अभ्यास करते रहिए। तो जाते जाते कोई कविता अगर आप प्रस्तुत करें। बिल्कुल जरूर। एक कविता आधुनिक दौर के ऊपर जो कविता है जी। वो रखता हूँ कि नई नवेली दुल्हन के जब स्वप्न बिखर जाते हैं, हाँ, जब दहेज के दानों पे स्वर और निखर जाते हैं, किसी लाडली की इज्जत जब तार तार होती है, रक्षक भक्षक बन जाते हैं जब धरती रोती है, जी, जब अबला को मदद के बदले दगा मिला करता है, अत्याचारी नहीं दूसरा सगा मिला करता है, और कली कली फूल बनने से पहले मुरझाया करती है, द्रवितात्मा तब शब्दों में अंगारे भरती है। और पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि थानेदार और मुजरिम में जब यारी हो जाती है, जब गरीब की लाइलाज बीमारी हो जाती है, भूखे बच्चे सड़कों पर जब रोते चिल्लाते हैं, और किसी कोठी में कुत्ते खीर नहीं खाते हैं, कूड़ेदान में जब अनाथ जाड़े की रात बिताता है, ओढ़ टाट सो जाता है और फेंकी जूठन खाता है, जहाँ संवेदना लोगों की जब मर जाया करती है, द्रवितात्मा तब शब्दों में अंगारे भरती है, द्रवितात्मा तब शब्दों में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, आपने अनमोल समय दिया हमें जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने मुझे जो मौका दिया, मैं इस चैनल के माध्यम से और सभी दर्शकों का और आपका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक आभार, धन्यवाद।